नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानधारा गुरुकुलम के यूट्यूब चैनल पे। मैं विजय उपाध्याय आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग जो पहला टॉपिक है वह है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, अर्थात किस कालक्रम के अनुसार यूरोपीय शक्तियाँ भारत में आती हैं और उनके कोठियों की स्थापना किस कालक्रम में होती है। इसको हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे और यह भी देखेंगे कि तत्कालिक यूरोप में कैसी परिस्थितियां थी, अर्थात वैश्विक स्तर पर कैसी परिस्थितियां थी, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोपीय शक्तियों अर्थात यूरोपीय राज्यों का वहां से अर्थात यूरोप से आगे बढ़कर अन्य साम्राज्यों की तरफ बढ़ती हैं और कैसे पूर्वी एशिया में उनका आगमन होता है। ठीक है मित्रों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा और पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं मित्रों आज के अपने वीडियो की तरफ। साथियों, जब तत्कालीन अर्थात उस समय जब यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन होता है, उस समय की परिस्थितियों को अगर वैश्विक नज़रिए से हम लोग देखें तो तत्कालिक परिस्थितियों में मित्रों जो भारत में मध्यकाल का टाइम चल रहा था, वही यूरोपीय देशों में जागरण अर्थात नवजागरण का टाइम, अर्थात वहाँ आधुनिक युग की शुरुआत हो रही थी। कहाँ? यूरोप में प्यारे साथियों। जब यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत हो रही थी और भारत में मध्यकाल का टाइम चल रहा था, तो उस समय प्यारे साथियों एक घटना घटती है 1453 में। एक घटना घटती है 1453 में। उस्मानिया साम्राज्य ने कस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। किसने? उस्मानिया साम्राज्य ने। प्यारे साथियों, उस्मानिया साम्राज्य ने कहाँ अधिकार कर लिया? कस्तुनतुनिया पे। कस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है मित्रों, जो व्यापारिक मार्ग थे उस समय वह सब तुर्कों के अधीन आ जाते हैं, अर्थात व्यापारिक मार्गों पर तुर्कों का नियंत्रण हो जाता है। और जो उस समय की अन्य परिस्थितियां थी वह क्या थी प्यारे साथियों, जो अन्य व्यापारिक मार्ग थे उस पर वेनिस और जेनेवा के व्यापारियों का नियंत्रण था। किस पे? जो अन्य व्यापारिक मार्ग थे अन्य देशों की तरफ जाने के लिए यूरोप से। ठीक है मित्रों, वहाँ किसका अधिकार था? वेनिस और जेनेवा के व्यापारियों का। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है मित्रों, जो यूरोप के अन्य राज्य थे उनको अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए अपने देश से बाहर निकलने के लिए कुछ यात्राओं अर्थात कुछ नई खोजों की आवश्यकता महसूस हुई। और इसी खोजों को परिणाम स्वरूप क्या होता है मित्रों, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं प्यारे साथियों कि जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि 1498 में एक पुर्तगाली नागरिक था। कौन? वास्को डी गामा। इसने यह तो खोज में निकला था प्यारे साथियों अमेरिका की, लेकिन अमेरिका की खोज करते करते यह कहाँ से भारत आता है इसको हम लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। ये मान लीजिए उस समय का पुर्तगाल था और ये था अपना अफ्रीका। अगर मान लिया जाए ये अफ्रीका महाद्वीप है, तो यहाँ से निकलने के बाद प्यारे साथियों वह चलता हुआ यहाँ पहुँचता है। कहाँ? केप ऑफ गुड होप। यहाँ है केप ऑफ गुड होप। इसे कैसे हम लोग समझ सकते हैं, इसका नाम कैसे पड़ा? तो प्यारे साथियों 1486 की घटना है। 1486 की घटना है प्यारे साथियों। 1498 में तो वास्को डी गामा भारत आता है, लेकिन 1486 की घटना है कि भारत की खोज के लिए कौन निकलता है? बार्थोलोम्यू डायज निकलता है भारत की खोज के लिए। लेकिन प्यारे साथियों
1486 में यह पुर्तगाल से निकलता है और यहाँ केप ऑफ गुड होप पे आके रुक जाता है और 1487 में यह पुनः कहाँ चला जाता है प्यारे साथियों, पुर्तगाल वापस चला जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, पुर्तगाल फिर से वह वापस चला जाता है। इसके परिणाम स्वरूप फिर 1498 में कौन, पुर्तगाल का नागरिक वास्को डी गामा कहाँ आता है प्यारे साथियों, केप ऑफ गुड होप के माध्यम से। अर्थात केप ऑफ गुड होप को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, अगर हम लोग देखें केप ऑफ गुड होप को उत्तराशा अंतरीप भी कहा जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, उसके बाद देखिए कैसे आता है, इसको भी हम लोग देख लें। तो यहाँ था पुर्तगाल कहाँ था प्यारे साथियों, यहाँ ये आपका अफ्रीका हो गया। यहाँ से निकलता है समुद्री मार्ग से, चूँकि यूरोपियों को व्यापार अर्थात पुर्तगाल और स्पेन जैसे राज्यों को व्यापार करने के लिए अन्य देशों की तरफ अग्रसर होना था। और होता क्या है कि पुर्तगाल से निकलता है कौन, वास्को डी गामा, और यह केप ऑफ गुड होप से होते हुए प्यारे साथियों आता है भारत के कालीकट बंदरगाह पे। कहाँ, कालीकट बंदरगाह पे। प्यारे साथियों नाम याद रखना है, कब, यहाँ पुर्तगाल से वास्को डी गामा निकलता है 1498 में, यहाँ से निकलता है भारत में पहुँचता है 1498 में। कब, 17 मई 1498। ठीक है प्यारे साथियों, याद रखना जरूरी है, चूँकि डेट से ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कब आता है। तो पुर्तगाल से वह निकलता है और 17 मई 1498 में कहाँ पहुँचता है, तो भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुँच जाता है कौन, वास्को डी गामा। इसके बाद देखिए क्या होता है, कालीकट बंदरगाह पे पहुंचने के पश्चात यह पुनः यहाँ जो कालीकट बंदरगाह पे जब यहाँ पहुंचता है, तो यहाँ के जो उस समय समूरी नामक राजा थे और जिनको जमोरिन की उपाधि थी, कौन, समूरी नामक राजा थे और इनको जमोरिन उस समय उपाधि दी जाती थी, इनको जमोरिन नामक उपाधि प्रदान थी या दी गई थी। तो उन्होंने अर्थात सुमरी अर्थात जमोरिन जिनको उपाधि दी गई थी, इन्होंने वास्को डी गामा की बहुत ही व्यापक तरीके से स्वागत उनका किया, किसका, वास्को डी गामा का। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्यारे साथियों, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि यहाँ भारत में पहले पुर्तगाली कंपनी अर्थात पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में एंट्री होती है। कब, 1498 में। थोड़ा यहाँ हम लोग कालक्रम को भी देख लें, चूँकि इससे भी क्वेश्चन उठते हैं। तो सबसे पहले प्यारे साथियों पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1498 में, पुर्तगाली लोग आते हैं 1498 में। उसके बाद डच लोग आते हैं कब, चूँकि यह इनके आने का क्रम है प्यारे साथियों, सन वाइज है, और यह याद रखना बहुत ज़रूरी है, चूँकि इससे एग्जामों में क्वेश्चन ढेर सारे आते हैं। पहले कौन आए थे, दूसरे नंबर पे या लास्ट, या यूरोपीय शक्तियों में सबसे लास्ट में आने वाले का नाम बताइए, तो आपको बताना है फ्रेंच लोग कब आए थे भारत, तो 1664 में फ्रेंच लोग आए थे, 1600 में आए थे अंग्रेज भारत, और डच लोग आए थे 1595 में, और 1498 में आए थे पुर्तगाली। और थोड़ा एक चीज़ और हम लोग समझ ले, पहले कंपनी स्थापना क्रम को अगर हम लोग देखें, कंपनी स्थापना क्रम में प्यारे साथियों पुर्तगाली लोग जो थे अर्थात पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना होती है 1498 में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना होती है 1600 ईस्वी में, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1602 में, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1664 में। अब देखिए चूँकि सन ढेर सारे हो जा रहे हैं और याद करना इतना आसान नहीं है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। अगर इनके द्वारा स्थापित प्रमुख पहली कोठियों की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो पहली कोठियां हैं मित्रों, जो पुर्तगाल के द्वारा स्थापित पहली कोठी है प्यारे साथियों, यह कोचीन में है। कोचीन, चूँकि मैप के माध्यम से अगर आप समझेंगे प्यारे साथियों, तो वह माइंड में बहुत आसानी से सेट होता है। तो प्यारे साथियों आपका कोचीन जो था अर्थात पुर्तगाल ने पहली कंपनी जहां स्थापित की वह थी कोचीन, और कब स्थापित की, तो आपको याद रखना है कंपनी की स्थापना के बाद अर्थात 5 वर्ष पश्चात 1503 में। प्यारे साथियों आशा करते हैं आपको याद भी हो रहा होगा
कब? 1503 में स्थापित की जाती है। कौन सी? पुर्तगालियों ने पहली कोठी अपनी कोचीन में स्थापित की और कोचीन भारत में यहाँ स्थित है। क्या? कोचीन में स्थापित की 1503 में अपनी पहली कोठी। ठीक है प्यारे साथियों। इसके बाद हम लोग देखते हैं अंग्रेजों ने पहली कोठी 1608 में कहाँ स्थापित की? ये आपका है सूरत। ठीक है प्यारे साथियों, ये आपका हो गया सूरत। यहाँ अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी 1608 में स्थापित की, अर्थात कंपनी की स्थापना के सात वर्षों पश्चात, अर्थात 8वें वर्ष, कंपनी की स्थापना के 8वें वर्ष कहाँ? सूरत में अपनी पहली कोठी स्थापित की, अर्थात कोठी या किला। ठीक है प्यारे साथियों। इसके बाद हम लोग देखते हैं डचों ने, अर्थात डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपनी पहली कोठी कहाँ बनाई और कब बनाई? तो डचों ने 1602 में इनकी कंपनी की स्थापना होती है और 1605 में, अर्थात कंपनी की स्थापना के 3 वर्षों पश्चात, अर्थात 1605 में मसूलीपट्टम में, ये आपका है मसूलीपट्टम। ठीक है प्यारे साथियों, ये आपका था मसूलीपट्टम। और इस पहली कंपनी स्थापित होती है किसकी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, मसूलीपट्टम में। ठीक है प्यारे साथियों। इसके बाद हम लोग देखते हैं सूरत में ही फ्रांसीसियों ने कंपनी पहली कोठी स्थापित की। तो सूरत आपका यही है जहां अंग्रेजों ने अपनी कंपनी स्थापित की थी। ठीक है प्यारे साथियों। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों का आज के टॉपिक में है, चूँकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं, अब हम लोग चल रहे हैं कहाँ? जो पुर्तगालियों के पहले, अर्थात पहले, दूसरे, तीसरे, अर्थात इस क्रम के अनुसार हम समझेंगे कि उनके वायसराय कौन थे। चूँकि वायसरायों के ही द्वारा कंपनी यहाँ शासन करती थी, अर्थात अपने व्यापारिक कार्यों को संपन्न करती थी। कहाँ? भारत में प्यारे साथियों। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने इतना देख लिया कि पहली कोठी कहाँ स्थापित हुई। प्यारे साथियों, अब हम लोग चलते हैं कहाँ? अब हम लोग देखेंगे कि पहले कौन थे, अर्थात पहले कंपनी के पहले वायसराय कौन थे। तो पुर्तगाली, हम लोग चूँकि इस वीडियो में हम लोग दो ही कंपनियों के बारे में अध्ययन करेंगे, पुर्तगाली और डच कंपनियों के बारे में। अगले वीडियो में जब, अर्थात यूरोपीय शक्तियों के भारत आगमन का दूसरा पार्ट आएगा वीडियो का, तो उसमें हम लोग फ्रांसीसी और अंग्रेजों के कंपनियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है प्यारे साथियों। इसके बाद हम लोग देखते हैं पुर्तगाली कंपनी, अर्थात जो 1498 में भारत आती है। प्यारे साथियों, इसके पहले वायसराय होते हैं, कौन होते हैं? तो उसमें हम लोग देखते हैं कौन होते हैं प्यारे साथियों। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यह थे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले वायसराय। ठीक है प्यारे साथियों, पुर्तगाली कंपनी के पहले वायसराय कौन थे? क्वेश्चन आए तो आपको लिखना है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उनका कार्यकाल था 1505 से 1509 तक। ठीक है प्यारे साथियों। इनको, चूंकि कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य था यहाँ के, अर्थात पूर्वी दक्षिणी एशिया के जो मसाले हैं इनको ले जाना पुर्तगाल की तरफ। ठीक है प्यारे साथियों। तो चूंकि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे, इनके द्वारा जो इनकी प्रमुख नीति थी प्यारे साथियों, उसको हम लोग कहते हैं या इतिहासकार कहते हैं, किसके नाम से जाना जाता है? ब्लू इसको हम लोग देखते हैं किसके नाम से प्यारे साथियों? तो हम ये लोग इसको देखते हैं ब्लू पॉलिसी के नाम से जाते हैं। किसके? ब्लू, इसको हम लोग देखते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानते हैं प्यारे साथियों, ब्लू वाटर पॉलिसी। और ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी प्यारे साथियों? तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी, यह था हिंद महासागर में नियंत्रण स्थापित करना। हिंद महासागर में नियंत्रण स्थापित करना। किसके द्वारा? ब्लू वाटर पॉलिसी के द्वारा, जो कि किसकी पॉलिसी थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की, जो कि पुर्तगाली कंपनी का पहला वायसराय था। ठीक है मित्रों। और इसके द्वारा क्या, ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या था? हिंद महासागर में अपना नियंत्रण स्थापित करना। ठीक है प्यारे साथियों। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, दूसरे नंबर के वायसराय कौन थे? अगर उनका नाम लिया जाए तो उनका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो दूसरे नंबर के वायसराय थे किसके? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के। उनका नाम था अल्फांसो
अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यह कौन थे प्यारे साथियों? तो यह थे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के दूसरे वायसराय, और इनका कार्यकाल जो था प्यारे मित्रों वह था 1509 से 1515 तक। ठीक है प्यारे साथियों। और इनके द्वारा जो इनके महत्वपूर्ण कार्य थे उनको 3G के द्वारा हम लोग देखते हैं। चूँकि यहाँ 3G जो है वह ये मोबाइल डेटा से नहीं है, मोबाइल नेटवर्क से संबंधित नहीं है। यह था अल्फांसो डी अल्बुकर्क की एक पॉलिसी जिसको 3G के नाम से जाना जाता है। 3G का यहाँ मतलब क्या था प्यारे साथियों? अगर उसको देखें तो 3G का मतलब था पहला गॉड, दूसरा गोल्ड और तीसरा ग्लोरी। ठीक है प्यारे साथियों, पहला गॉड, दूसरा गोल्ड और तीसरा ग्लोरी। ठीक है प्यारे साथियों, इसका मतलब क्या था? जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था इसने भारत के अन्य जो साम्राज्य थे उनसे संबंध स्थापित करने के लिए 3 मुख्य बातों पर जोर दिया। पहला ईश्वर अर्थात जो पुर्तगाल का धर्म है, जो जो ईसाई धर्म है, इसको प्रचार किया जाए। और दूसरा जो था वह गोल्ड अर्थात कैसे ज़्यादा से ज़्यादा धन व्यापार में कमाया जाए, अर्थात उसको गोल्ड कहते हैं। और तीसरा ग्लोरी अर्थात सबसे समन्वय स्थापित किया जाए, अर्थात सब जो उस समय के शासक थे उनसे अच्छा संबंध स्थापित किया जाए, शादी संबंध स्थापित किया जाए, अर्थात शादी भी की जाए एक दूसरे से। ठीक है प्यारे साथियों, यह थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसके बाद जो प्यारे साथियों आते हैं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बाद जो आते हैं उनका नाम था तीसरे नंबर के नीनू, इनका नाम था नीनू डी कुन्हा। अब इनको चूंकि इसलिए याद किया जाता है नीनो डी कुन्हा को, इन्होंने क्या किया था? जो इनकी राजधानी कोचीन थी इनकी राजधानी, अर्थात पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी साम्राज्य की जो राजधानी थी प्यारे साथियों भारत में, वह कोचीन थी। और इन्होंने क्या किया? कोचीन से राजधानी कहाँ स्थापित कर दी? गोवा। चूँकि गोवा को ही जो हम लोग दूसरे वायसराय को समझा, कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया था? आदिल शाह जो उस समय थे बीजापुर के सरदार थे या सम्राट थे, उनको पराजित करके गोवा को, जो बीजापुर के अधीन था, गोवा को अपने अधीन कर लिया। और उसके बाद नीनू डी कुन्हा ने जो कंपनी की अर्थात पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के तीसरे वायसराय थे, इन्होंने क्या किया? जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी थी कोचीन, उससे इन्होंने कोचीन से ले जाके गोवा कर दी। और प्यारे साथियों उसके बाद चूँकि देखिए पहले आते हैं पुर्तगाली जो है वह भारत में पहले आते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब भारत स्वतंत्र हो जाता है उसके पश्चात तक हम लोग देखते हैं 1961 में ये लोग जाते हैं भारत से। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का गोवा पर से अधिकार कब समाप्त होता है? अगर हम लोग देखें तो वह समाप्त होता है 1961 में। अर्थात याद सोचिए आप लोग कि सर्वप्रथम इन्होंने भारत में आगमन, अर्थात भारत में इनका आगमन हुआ, लेकिन सबसे बाद में ये लोग गए 1961 में। ठीक है प्यारे साथियों, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं प्यारे साथियों किसके बारे में। इसके बाद हम लोग डच कंपनी के बारे में देखते हैं। चूँकि प्यारे साथियों डच चूँकि नीदरलैंड से संबंधित है, नीदरलैंड से डच लोग आए थे, तो इनका मुख्य उद्देश्य था केवल यहाँ से व्यापार करना। अर्थात यहाँ के जो इनका मुख्य ध्यान जो था प्यारे साथियों वह था उस समय जो इंडोनेशिया था, अर्थात यहाँ जो इंडोनेशिया है वहाँ के जो मसाले हैं, मसालों पे इनका ज़्यादा फोकस था। और भारत के वस्त्रों का इन्होंने ज़्यादा, अर्थात यहाँ से भारत के वस्त्रों को, जो सूती वस्त्र थे और मलमल के वस्त्र थे, इनको भारत से ले जाके इन्होंने नीदरलैंड तक पहुँचाया। अर्थात इन्हीं का व्यापार इनको ज़्यादा अच्छा लगता था। इससे हम लोग क्या समझते हैं प्यारे साथियों, इनके जो एकमात्र वायसराय हम कह लें उनका नाम था कार्नेलियस, इनका जो नाम था कार्नेलियस हाउटमैन। ठीक है प्यारे साथियों, कार्नेलियस हाउटमैन, यह थे जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के वायसराय थे, उनका नाम था कार्नेलियस हाउटमैन। इनका मुख्य उद्देश्य था, चूँकि दक्षिण पूर्व एशिया में इनका मुख्य उद्देश्य था कहाँ? इंडोनेशिया। ठीक है प्यारे साथियों, इंडोनेशिया के मसालों पर इनकी ज़्यादा नज़र थी, क्योंकि जो मीट खाने वाले लोग थे नीदरलैंड में
वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती थी, तो इनका मसालों का उपयोग करना इनको ज़्यादा अच्छा लगता था, जिसके माध्यम से जो मीट थी वह आसानी से पक जाती थी और स्वाद में भी अच्छी लगती थी। तो हम लोगों ने इस वीडियो में मित्रों समझा कि इसकी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में और अंग्रेज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे, और फ्रेंच की अर्थात फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। प्यारे मित्रों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा। पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहें ज्ञानधारा गुरुकुलम के साथ।